नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, चुनाव पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, कीचड़ उछालना, ये कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान में इलेक्शंस में ऐसा होता रहा है, लेकिन पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि जब किसी विपक्ष के बड़े नेता पर कीचड़ उछाला जाता है, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी, उनकी मीडिया, सरकारी मीडिया और उनका सारा सिस्टम उस विपक्ष को घेरने लग जाता है। लेकिन वही इल्जाम, वही भ्रष्टाचार के चार्जेस और आरोप जब मोदी जी के किसी मंत्री पर लगते हैं, बीजेपी के किसी उम्मीदवार पर लगते हैं, तो मोदी जी चुप रहते हैं, उनकी मीडिया चुप रहती है, उनका सिस्टम चुप रहता है और अक्सर इलेक्शन कमीशन भी चुप ही रहता है। अब मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के लीडर, इन पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 508 करोड़ रुपए इन्हें देने के आरोप लगे और एक नया वीडियो रिलीज हुआ जिसमें एक मैनेजर लेवल का आदमी दुबई से कह रहा है कि इनको 508 करोड़ रुपए दिए थे किस्तों में, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले को तुरंत उठाया और रैली में जगह जगह इशारा किया, खुलकर कहा। बघेल पर आप कह सकते हैं इल्जाम पर इल्जाम मोदी जी ने लगा दिए और गोदी मीडिया ने तो जैसे इस वीडियो को पिछले 24 घंटे में वायरल कर दिया। सारा सिस्टम बघेल पर कीचड़ उछालने में लग गया। सिर्फ एक वीडियो, एक मैनेजर का दुबई से। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है, मिलवा लो भैया, जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। लेकिन आज जब ऐसे ही एक भ्रष्टाचार पर, ऐसे ही रिश्वत के मामले पर जब एक और वीडियो वायरल हुआ, एक और वीडियो बाजार में आया, तो मोदी जी के पूरे सिस्टम को सांप सूंघ गया, जैसे सिस्टम के किसी ने होंठ सिल दिया। अब वजह यह थी कि ये जो वीडियो था, जो वायरल हुआ, ये सही है गलत, मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूँ। ये जो वीडियो आज वायरल हुआ, उसमें बातचीत में एक शख्स है जिसका नाम देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर है और ये जो देवेंद्र है, ये दरअसल मोदी के सबसे प्रिय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं और ये माइनिंग की बात कर रहे हैं। 100 करोड़ की डील की बात हो रही है, कहीं उनका वीडियो दिखाया जा रहा है, कहीं उनका ऑडियो दिखाया जा रहा है, फिर एक 39 करोड़ की भी डील हो रही है माइनिंग की। और यहाँ एक चीज़ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जो मोदी के सबसे खास मंत्री हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश से, ये माइनिंग मिनिस्टर थे देश के। जी हाँ, 2014 से 19 तक, और ये माइनिंग की ही डील दिखाई जा रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस ने जब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इस वीडियो का जिक्र मीडिया ने नहीं किया। गोदी मीडिया ने सिर्फ इतना बताया कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने एक एफआईआर लिखाई है जिसमें कहा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए ये वीडियो मार्केट में लाया गया। तो एक तरफ बदनामी है और दूसरी तरफ जो इल्जाम हैं उस पर प्रधानमंत्री मोहर लगा देते हैं, सिस्टम मोहर लगा देता है। तो एक तरफ इल्जाम पर मोहर लगाई जा रही है और दूसरी तरफ जब इल्जाम लगता है तो कहा जाता है बदनाम करने की साजिश है, गहरी साजिश। अब दोस्तों, चुनाव जब चल रहा हो, पीक पर हो, वोटिंग होने वाली हो, और ऐसे में अगर ये वीडियोस आ रहे हैं मार्केट में, बाजार में इनको वायरल किया जा रहा है, तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, इस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि ये वीडियो सही हैं गलत है। मैं ये मानता हूँ और मुझे लगता है आपको भी ये मानना चाहिए कि इस तरह का कीचड़ उछालना वोटिंग से 48 घंटे पहले या एक हफ्ते पहले, ये एक तरह से साजिशी है। लेकिन सवाल है, एक बड़ा सवाल ये है कि जब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के, इन पर जब वीडियो आता है, बिना किसी सबूत, बिना किसी आधार, बिना किसी पैसों की बरामदगी के, इन पर जब वीडियो आता है या कहा जाता है कि तुम कुछ बोलो, हम वीडियो रिलीज करेंगे, तब मोदी जी का सारा सिस्टम इस वीडियो पर मोहर लगा देता है कि सही है मामला, ये इल्जाम सही है और गोदी मीडिया उसका प्रचार करने लग जाती है चुनाव के बीच कि इल्जाम एकदम सही है, ये नेता भ्रष्ट है। और जब वैसा ही वीडियो जिसमें मंत्री जी का बेटा दिख रहा है, गलत हो सकता है, वीडियो फेक हो सकता है, मान लिया, लेकिन जब वैसा ही वीडियो नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में आता है
100 करोड़ का, 40 करोड़ का, जिसमें बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं, तोहमतें हैं, बाकायदा बातचीत हो रही है। और ये जो तोमर साहब हैं, ये उम्मीदवार हैं चीफ मिनिस्टर के, आज की तारीख में देश के कृषि मंत्री, मोदी के सबसे करीबी। इन पर जब वीडियो आता है तो पूरा सिस्टम कहता है कि ये वीडियो गलत है, ये तोहमतें गलत हैं, ये साजिश है। अब दोस्तों, हमने देखा है और गौर करके देखा है कि ये जो सीडी के प्रकरण होते हैं, सीडी लीक कर दी गई, किसी के बेडरूम की सीडी लीक कर दी गई, कोई 50 करोड़ की बात कर रहा है उसको ऑडियो लीक कर दिया गया, और चुनाव में ये सब कुछ लीक हुआ। हमने देखा कि संजय जोशी जो आरएसएस के नेता थे, जिनकी गुजरात लॉबी से नहीं बनती थी, उनकी एक सीडी वायरल हो गई। हमने देखा कि जो हार्दिक पटेल हैं, उनकी एक सीडी वायरल हुई। ये जो सीडी का खेल होता है चुनाव में, ऐसा लोग कहते हैं इसका हेडक्वार्टर, कुछ लोग कहते हैं गुजरात में। इस पर टाइगर से बात होगी, टाइगर कुछ खुलासा भी करेंगे, लेकिन मैं घूम फिर के फिर पहले सवाल पर आता हूँ कि ये जो झूठे इल्ज़ामों में नेताओं को फंसाया जाता है, इसमें टारगेट पे अक्सर विपक्षी क्यों होता है? अब दोस्तों, ये मान भी लिया जाए कि इल्ज़ाम झूठे होते हैं चुनाव में या राजनीति में, सियासत में, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का एक चलन है। अगर ये मान भी लिया जाए कि इल्ज़ाम झूठे होते हैं, सवाल इस बात का है, द बिग क्वेश्चन, कि ऐसे झूठे इल्ज़ामों का टारगेट, शिकार इस देश में और आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ विपक्षी क्यों होता है? नेता जो सरकार से जुड़े हैं बच के क्यों निकल जाते हैं, और जो विपक्ष में लोग हैं वो फंस क्यों जाते हैं, जेल क्यों चले जाते हैं? मिसाल के तौर पर अशोक गहलोत का ही मामला देखिए, और ये मामला उनके बेटे का नहीं है, जिन पर एक 11 साल का केस आज खोला गया है वोटिंग से पहले। सिर्फ मैं उनके बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, अशोक गहलोत को लेकर एक लाल डायरी का जिक्र हुआ था, और ये कहा गया था कि ये लाल डायरी जो है, इसमें सारा कच्चा चिट्ठा अशोक गहलोत का है। तो लाल डायरी कहां गई? इनकम टैक्स और ईडी ने उस लाल डायरी को बरामद क्यों नहीं किया? उस पर जांच क्यों नहीं है? सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगते रहे, जिसका मोदी जी ने भी जिक्र किया और जिसका जिक्र जो है अमित शाह ने भी किया। लाल डायरी, वो लाल डायरी कहां गायब हो गई? वक्त पर सिर्फ कीचड़ उछालने के लिए लाल डायरी थी। अब केजरीवाल का अगर आप मामला देखें, केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या संजय सिंह, कुछ शराब के ठेकेदार जो जेल में बंद थे, उनको इस शर्त पर निकाला गया बाहर, ऐसा लोग कहते हैं कि अगर वो सरकारी गवाह बन जाएंगे तो उनको बेल मिल जाएगी, ईडी छोड़ देगी। और जैसे ही वो जेल के बाहर निकले, जिसमें एक साहब ये हैं दिनेश अरोड़ा, इन्होंने बयान दिया कि मैंने फला फला आदमी को इतने पैसे दिए थे, और उस फला फला आदमी को पैसे देने में संजय सिंह का काम तमाम हो गया, संजय सिंह को जेल हो गई, और केजरीवाल की गर्दन पर अब ईडी के हाथ हैं। सिर्फ बयान के आधार पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तोहमतें लगाई जा रही, और विपक्ष के नेता 6-6 महीने से जेल में हैं। एक और मिसाल बघेल साहब की देखिए। बघेल साहब जो हैं, मैं इनका कोई पक्ष नहीं ले रहा, ये अडानी के आदमी थे, अडानी के आदमी नहीं थे, ये पत्रकारों के साथ इनका भी व्यवहार मोदी जैसा, मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन बघेल साहब पर जो इल्ज़ाम ताज़े लगे हैं, सिर्फ एक कोरियर ने जो कैश का काम करता था, उसने कहा कि साहब हमने जो है इनके आदमियों को समय समय पर इतना पैसा दिया, और कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपए दिए। कोई बरामदगी नहीं, कोई पैसे की रिकवरी नहीं, 500 करोड़ की बात हो रही है, 1 रुपया भी रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया। सवाल इस बात का है कि ये इल्ज़ाम है या चुनाव के दौरान गहरी साजिश है। दोस्तों, कई मामले हैं, मध्य प्रदेश के भी मामले हैं, राजस्थान के भी मामले हैं, छत्तीसगढ़ के मामले हैं, तेलंगाना के मामले। इतना समय नहीं कि सारे मामले आपके सामने रखे जाएं, लेकिन इस पूरे खेल को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आपके जहन में भी ये सवाल होंगे कि इसके पीछे खेल क्या है, व्हाट इज़ द गेम, और ये कैसे खेला जाता है। मुझे लगता है कि अशोक वानखेड़े टाइगर, जो नरेंद्र सिंह तोमर को भी जानते हैं, उनका सच्चाई भी जानते हैं, और वो सच्चाई बघेल की भी जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि ये सीडी कौन बनाता है, कौन लीक करता है, इन सीडीज़ को या वीडियोस को लीक करने का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है इस खेल का। हिम्मती हैं टाइगर, और मुझे लगता है उनसे बात करनी चाहिए। हालांकि बहुत नाजुक मोड़ पर हम हैं, कुछ दिन के बाद वोटिंग हो रही, लेकिन क्योंकि ये कीचड़ उछाला जा रहा है, ये जो मामला है सीडी का, वीडियो का, तोहमतों का, रिश्वत का, ऑडियोज़ का,
ये मामला क्योंकि सुर्खियों में है, मुझे लगता है कि वानखेड़े साहब के पास चलना चाहिए और पूरी तरह से इस मामले में उतरना चाहिए भीतर तक। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पूरी बातचीत को देखें, क्योंकि इसी में 5 राज्यों के चुनाव का जैसे खेल छुपा हो। चलते हैं टाइगर के पास। पहला सवाल ये है, 2 वीडियोस में देख रहा हूं, मैं ना बीजेपी की बात कर रहा हूं ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, लेकिन 2 वीडियोस आज सरफेस हुए हैं। एक वीडियो में भूपेश बघेल जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, उनके ऊपर सीधा आरोप है कि पैसे दिए गए थे। और दूसरा आरोप जो है, दूसरा जो वीडियो है वो कहीं ज्यादा गंभीर है, सेकंड वीडियो, और इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं और हो सकता है अगर बीजेपी जीते तो मुख्यमंत्री बने, उनके बेटे का वीडियो है। एक वीडियो कॉल है, किसी ने भी रिकॉर्ड करी है, जिसमें 100 करोड़ की बात हो रही है, उसमें बाद में 39 करोड़ की बात हो रही है, कि वो एक अलग बात है। जो मेरा सवाल है टाइगर, सवाल मेरा यह है कि 2 वीडियो सरफेस होते हैं, करप्शन के सीरियस चार्जेस हैं, और जो अंपायर है इलेक्शन कमीशन, उसके कान पे जू नहीं रेंग रही, कोई एक्शन नहीं है इसमें। दीपक भाई, सबसे पहले मैं इस प्रश्न का जवाब के पहले मैं उस टिप्पणी पे थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा जिसमें आपने कहा कि अशोक वानखेड़े की कर्मभूमि मध्य प्रदेश है। यकीनन मेरी मध्य प्रदेश कर्मभूमि है, पत्रकारिता मेरी मध्य प्रदेश की है। पर आपने कहा कि वो सभी को जानते हैं, चोर डकैतों को भी जानते हैं। चोर डकैत गलत काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक ईमानदारी होती है। मैं चोर डकैतों की गारंटी दे सकता हूं मध्य प्रदेश के, राजनेताओं की गारंटी नहीं दे सकता। इस देश के किसी भी नेता की गारंटी अब देने के लायक ही नेता बचे नहीं, जिस हिसाब से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मध्य प्रदेश तो ये सीढ़ी वॉर की जननी रही है। चलिए, आज आपने बात छेड़ी थी, मैं आता हूं असली मुद्दे पे आता हूं, लेकिन मैं एक सवाल, अब क्योंकि प्रसंग है, क्योंकि चंबल के डकैत ही जाने गए हिंदुस्तान में, और चंबल के जो डकैत हैं, रॉबिन हुड कह लीजिए, तमाम फिल्में भी बनी चंबल के डकैतों पे। बड़े बड़े डकैतों को आप जानते थे, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में रिपोर्टिंग करते थे, चंबल की रिपोर्टिंग करते थे। मध्य प्रदेश चंबल के जो डकैत हैं, एक से एक बड़ा सरगना डकैत, इन डकैतों में और ये जो नेता जो अब आप देख रहे हैं, बुनियादी फर्क, एक लाइन में बुनियादी फर्क क्या है टाइगर, फिर हम अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। क्या? ईमानदारी, नैतिकता, ये 2 शब्द, ईमानदारी और नैतिकता, ये दोनों शब्द डकैतों के यहां पूजे जाते हैं, और ये दोनों शब्द राजनेताओं के डिक्शनरी में है ही नहीं। डकैत ईमानदार समझा नहीं मैं, किस चीज में ईमानदार? डकैत, यदि आप कहीं जा रहे हैं अपने बेटी को, ऐसे मैं कई किस्से सुना सकता हूं आपको, कि कोई अपने बेटी को मायके छोड़ने जा रहा था शादी के बाद, मतलब मायके जा रही थी बेटी, साथ में उसका पति था, बीच में डकैतों ने घेर लिया। उन्हें कहा कि हम उस गांव की बेटी है। उन्हें कहा कि उनमें से एक, किसी उस गैंग में एक आदमी उनके गांव का था। बोले हाँ ठाकुर, हमारे गांव की बेटी है। अरे बोले तुम्हारे गांव की बेटी नहीं, हम सबकी बेटी है, अब इसको गांव तक छोड़ाएंगे। और बेटी आई है बाप के घर अब शादी के बाद, तो ये बेटा, ये तुम्हारे चाचाओं की तरफ से गिफ्ट। वो डकैती बोल के डकैती डालते थे, वो जुल्म करने वालों पर जुल्म ढोते थे। मतलब आप कहते हैं कि नेता जो है बेटी को भी नहीं बख्शता है? अरे नेता बेटी को बख्शे, नेता जो अपने वोटर को नहीं बख्शता, नेता जो अपने राज्य के प्रजा को नहीं बेचता, ये उनको बेचता है रोज। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने कहा कि उनमें जी नैतिकता और प्रामाणिकता, ये 2 बातें जिसमें डकैत पूछते हैं चंबल के, ये दोनों शब्द नेताओं के डिक्शनरी में नहीं है। ये मेजर फर्क है नेताओं में डकैतों। टाइगर, अपने 35-40 साल के करियर में, नहीं आप नहीं, मैं क्लेरिफाई कर दूं, आपने 35-40 साल के अपने करियर में चंबल के डकैतों की रिपोर्टिंग करी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आपने करियर शुरू किया, और आज आप कह रहे हैं, आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं 40 साल पहले क्या था, तो आज आपका स्टेटमेंट है कि जो डकैत थे कहीं ज्यादा ईमानदार थे आज के नेता। मुझे लगता है जो भी नेता सुन रहे हैं आपकी बात, गौर करना चाहिए, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि एक ये लेवल आ चुका है। मैं असली सवाल पे आता हूं, फिर चंबल पे ही चलते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो उस बेल्ट के सबसे बड़े नेता हैं, बीजेपी के कह लीजिए, कांग्रेस के भी कह लीजिए, एक बहुत बड़े नेता
नरेंद्र सिंह तोमर, और एक समय में वो मोदी जी के खनन मंत्री थे, माइंस के मंत्री थे, स्टील के मंत्री थे 2014 से 19 तक, 5 साल तक। उनके बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो की हम कोई गारंटी नहीं दे रहे, गलत है सही ना हम दिखाना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ उसके स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, उसमें क्या बातचीत हो रही मैं नहीं दिखा पाऊंगा। उसमें आरोप 100 करोड़ रुपए का है कि भाई माइनिंग का कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, 100 करोड़ के ठेके की बात हो रही है, 40 करोड़ के ठेके की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि वीडियो भले ही फेक हो, चलिए मान लिया फेक है, क्या इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए इस पर? अगर इस तरह के आरोप लग जाए एक कैबिनेट मिनिस्टर पर, क्या सरकार को रिएक्ट करना चाहिए? मोदी को रिएक्ट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मोदी जी को रिएक्ट करना चाहिए। उसका कारण है, मैं बता रहा हूं। सही मायने में यदि एक निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करूं तो ऐसे घिनौने चीजों को और ये छिछोरी चीजों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सीढ़ी राजनीति की जननी रही है और गुजरात और मध्य प्रदेश का इस मामले में चोरी दामन का साथ है। सीडी संजय जोशी, वो सीडी पोस्ट कहां से हुई थी? भोपाल से हुई थी। बनी कहां थी? गुजरात में बनी थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ आई है, छत्तीसगढ़ में भी पिछली बार एक सीडी का कांड हुआ, सीडी आई थी। सीडी बहुत आती है, लेकिन सवाल यह है कि कोई एक उठ के खड़ा हो जाए जिसको आप पकड़ लो 5 करोड़ कैश के साथ और वो कहे मैंने बघेल को 500 करोड़ रुपए दिए, और आप प्रेस रिलीज लेते हो और प्रधानमंत्री उसको बार बार बोलते हैं कि नहीं 500 करोड़ का खेल हुआ है। वो भी कोई एक आदमी उठ के लाल डायरी दिखाता है कि इस लाल डायरी में लेन देन का हिसाब है राजस्थान का, अशोक गहलोत का, तो ईडी, इनकम टैक्स, प्रधानमंत्री जी वो लाल डायरी अपने कब्जे में क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उस डायरी में दर्ज है, क्यों नहीं खोलते? लेकिन प्रधानमंत्री लाल डायरी का जिक्र करते हैं, बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लाल डायरी जब्त नहीं करते। यहां प्रेस रिलीज होता है ईडी का। अब वही सज्जन जो वो दास साहब जो है जिन्होंने कहा कि 500 करोड़, दास को भी साहब कहना करना पड़ेगा, पता नहीं कब एक आध मंत्री बन के कल कैबिनेट मंत्री बन जाएगा, ऐसे लोग ही मंत्री बनते हैं आजकल। तो दास साहब ये कहने लगे कि मैंने बघेल जी को 500 करोड़ रुपए दिए। अब वो दास साहब की तस्वीरें तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ भी है, क्योंकि दास साहब एक और कैरेक्टर शुभम सोनी जो दुबई में बैठा हुआ है, जिसने असीम दास को भेजा था कि तुम पैसा लेके जाओ। शुभम सोनी कह रहा है कि साहब मेरी तो कई बार बात हुई है, मैंने तो प्रोटेक्शन मांगा और प्रोटेक्शन मुझे के लिए मैंने जो है बघेल साहब को पैसे दिए। मैं कह रहा हूं कि एक तरफ टाइगर, एक तरफ एक वीडियो है करप्शन का जिसमें सरकार और मोदी जी सब लोग उसका जो है कहीं ना कहीं संदर्भ लेते हैं, उस वीडियो के बारे में जनता को बता रहे हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा वीडियो आया है, इन पर 500 करोड़ के आरोप हैं। मोदी जी जो बघेल के खिलाफ वीडियो है उसका जिक्र कर रहे हैं रैलियों में सार्वजनिक तौर पे, लेकिन जो वीडियो उनके मंत्री पे उस पे चुप हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक वीडियो मोदी की निगाह में सही और एक वीडियो मोदी की निगाह में गलत, ये दो पैमाने कैसे? इसलिए कि सारा व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार यदि बीजेपी करता है तो उसको सदाचार के कैटेगरी में लाया जाता है। यदि बीजेपी का एक सांसद इस देश के मेडल लाने वाले लड़कियों की इस्मत पे हाथ डालता है, उनका शारीरिक शोषण करता है, तो वो समाज सेवा करता है, क्योंकि वो भाजपा का है। अजीत पवार या नारायण राणे करोड़ों का जिनके ऊपर केसेस चल रहे हो, वो भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो बीजेपी के साथ है। मैं बताता हूं फेक कैसा होता है। मुझे एक चीज मैं जानता हूं कि जल्दी जल्दी सुनना चाहते हैं। महाराष्ट्र जी 100 करोड़ की वसूली की सरकार, कहा गया था ना 100 करोड़। जब अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई तो चार्जशीट में 1 करोड़ 30-40 लाख का ही जिक्र क्यों है? 98 करोड़ 60 लाख कहां गायब हो गए? क्योंकि जिसने ये आरोप लगाया था कमिश्नर ने, उसने एफिडेविट दिया कोर्ट के सामने। मैंने अधिकारियों को बोलते हुए सुना था फ्रॉम हियर से। कमिश्नर कह रहा है कि मैंने सुना था, कोर्ट ने, हाँ मैंने सुना था, मेरे पास प्रूफ नहीं है। मतलब अगर एक पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि 100 करोड़ रुपए मैंने सुना था, यानी बिना एविडेंस के, बिना सबूत के कमिश्नर जो है मुंबई पुलिस का, यू आर एन आईपीएस ऑफिसर, आप लोग एफआईआर दर्ज करते हैं, आप लोग चार्जशीट बनाते हैं,
आपको पता नहीं है कैसे आरोप लगाने? दिल्ली के मामले में वेयर इज मनी, सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग, क्योंकि एक अप्रूवर ने दिया हुआ स्टेटमेंट है कि हमने पैसे दिए, कहां दिए कैसे दिए कोई पता नहीं है, लेकिन उसको बताया जाता है। उत्तर प्रदेश में 280 करोड़ रुपए मिलते हैं एक जैन के यहां, और समाजवादी वाले हंस के कहते हैं कि अरे हमारा जैन 2 घर छोड़ के रहता है, गलत जैन के यहां तुम पहुंच गए। तो भी पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार समाजवादी पार्टी के 280 करोड़ रुपए का वो लेबल समाजवादी पार्टी पर चस्पा करते हैं। क्या ये झूठ नहीं था? जानते हुए भी, मानते हुए भी आज 500 करोड़ लाल डायरी, यदि आप इन तमाम चीजों को पॉलिटिकली कैश करते हैं तो फिर कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके गलत क्या किया? मैं जानता हूं प्रजातंत्र और राजनीति में, स्वच्छ राजनीति में इन चीजों को जगह नहीं है, लेकिन जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के साथ आप अपनी राजनीति शुरू करोगे, जब राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का छिछोरापन इतना लो लेवल पे लाओगे, तो प्रतिशत भी ऐसा ही मिलेगा। और इसीलिए ये जो सीढ़ी है, यदि बघेल के ऊपर 500 करोड़ लेने के आरोप वो लगाता है और उसको बघेल के ऊपर ये चस्पा हो जाता है, तो फिर ये तोमर जी पे चस्पा क्यों नहीं होना चाहिए? हालांकि मैं भी जानता हूं और मैं भी बोलता हूं कि ये इस वीडियो के बारे में मुझे कोई गारंटी नहीं है कि ये फेक है या कि ओरिजिनल है। ऐसा ही मुझे 100 करोड़ के बारे में था, ऐसा ही 280 करोड़ के बारे में था, ऐसा ही उस 100 करोड़ के बारे में है जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, और ऐसा ही बघेल का 500 करोड़ है। ये सब हियर से। टाइगर एक चीज एक बड़ी बात आपने कही, ये तो ठीक है कि भाई आपने कहा कि जो भी वीडियो है उसकी आप गारंटी नहीं दे सकते, सही है गलत है, लेकिन एक चीज अभी आपने कही, आपने कहा कि साहब ये जो गुजरात लॉबी है ये सीडी एक्सपर्ट है, मतलब खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड कर लेती है। अब आपने संजय जोशी का जिक्र किया, आरएसएस के बड़े नेता, उनके खिलाफ भी एक सीडी आई थी, और भी कई मुझे नेता याद आ रहे हैं। वो हार्दिक पटेल जो था उसकी भी एक सीडी आई थी, हालांकि वो सीडी जो थी वो गलत संबंधों को लेकर थी, लेकिन वो सीडी आई थी। ये सीडी एक्सपर्ट क्या है गुजरात लॉबी? सीडी का खेल क्या है? सीडी एक दबाव है, सीडी एक ब्लैकमेल है कि तुम्हारी एक सीडी रखी है, दिखा देंगे, नंगा कर देंगे। ये क्या है? सीडी क्या है? ये इस सीडी का खेल क्या है जो हो रहा है? इस संजय जोशी के सीडी के पहले एक ऑडियो सीडी आई थी। संजय जोशी गुजरात में थे, उनका कन्वर्सेशन कौन टैप कर सकता है? और वो लैंडलाइन टेलीफोन से, और उसमें संजय जोशी का वो कन्वर्सेशन मराठी में था। दीपक भाई, एक पत्रकार जो मोदी जी के बहुत नजदीक थे, उसके पास वो आया था कि इसको रिलीज करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी ने भेजा था, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो मोदी जी के उनके अच्छे संबंध थे। उस पत्रकार ने वो अपने घर पे बुला के मुझे वो मराठी सीडी सुनाई और कहा कि भाऊ आप इसका हिंदी में ट्रांसलेट करिए, क्या चल रहा है। मैंने उसके लिए वो हिंदी में ट्रांसलेट किया और मैंने कहा, उसने कहा कि ये अच्छी स्टोरी हो सकती है क्या? मैंने बोला ये बेडरूम की कहानी है, ये बिलो द बेल्ट हो जाएगा। उस पत्रकार की ग्रेटनेस है कि इतनी नजदीकियां होने के बावजूद उसने फोन करके कहा कि ये सीडी मैं ये खबर नहीं चला सकता। तो ये सीडी की कहानी, इसीलिए मैंने कहा कि इसकी जन्मभूमि गुजरात है और इसका मार्केटिंग हेड ऑफिस तब भोपाल हुआ करता था। चलिए टाइगर, मान लिया कि इस तरह की सीडी बनाई जाती है और नेताओं को, उम्मीदवारों को ब्लैकमेल किया जाता है, सरकारें तोड़ी जाती हैं, गिराई जाती हैं, बहुत से कंप्रोमाइजेस होते हैं बड़े बड़े नेताओं को लेकर। मैं एक चीज कह रहा हूँ कि चलिए वो तो बात की बात है, अब तो चुनाव चल रहा है और चुनाव में हम लोग जानते हैं, हर आदमी जानता है इस देश में, हमारे दोस्त भी जानते हैं कि चुनाव में जो सारी की सारी मॉनिटरिंग है, सारा का सारा प्रशासन का जो सुपरवाइजर वो इलेक्शन कमीशन हो जाता है। इलेक्शन कमीशन की ही पुलिस होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन भी उसका, यानी जिस राज्य में चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन उसी का माई बाप होता है। मैं कह रहा हूं कि माई बाप चुप क्यों है? ये जो सीडी प्रकरण हो रहा है, इधर से सीडी उधर से सीडी, इसको नंगा कर दिया, उसको नंगा कर दिया, इसकी बेइज्जती कर दी, इस पे कीचड़ उछाल दिया, ये जो कीचड़ का युद्ध हो रहा है, कीचड़ युद्ध, इस पे हस्तक्षेप इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर रहा? क्या एक पक्ष को ज्यादा प्रोजेक्शन दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है? क्योंकि मैं देख रहा हूं गोदी मीडिया बघेल की सीडी तो दिखा रही है, नरेंद्र सिंह तोमर की सीडी नहीं दिखा रही। देखिए,
मैं फिर आपको गीता पे ले चलता हूँ, दार्शनिक हो जाता हूँ कई बार। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया, खुद की पहचान बताई कि मैं कौन हूं। जब अर्जुन की हिम्मत नहीं हो रही थी तो बोले तुम चिंता क्यों करते हो, मैं कौन हूं सुन लो। अरे जानवरों में मैं सिंह हूं, पेड़ों में मैं पीपल हूं, नरों में मैं अर्जुन हूं। ऐसे उन्होंने बहुत बड़ी व्याख्या की है। ये 2-3 मैंने एग्जाम्पल के लिए दिए। तो वर्तमान में जी भगवान विष्णु हमारे यहाँ राज कर रहे हैं। उद्योगपतियों में वो अडानी है, चुनाव में वो चुनाव आयोग है, एजेंसियों में वो ईडी है, सैन्य में जी वो सेनापति है, विदेश नीति में वो चाणक्य है। कई रूप हैं उनके। तो मुझे बताइए, इसीलिए हम पीपल की पूजा करते हैं। विष्णु कभी पीपल को काटने की बात नहीं करता, क्योंकि स्वयं को ही कटवाएगा कैसा। तो क्या इलेक्शन कमीशन अपने खुद के खिलाफ जांच करवाएगा? नहीं करवाएगा, जी क्योंकि इलेक्शन कमीशन यह हमारे सरकार का एक दूसरा चेहरा है, ईडी एक चेहरा है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन में अभी मैंने सुना कि कांग्रेस वाले चले गए थे इलेक्शन कमीशन में। कांग्रेस ये पार्टी आज ने उनकी इलेक्शन मीटिंग थी, कमीशन कांग्रेस की आज मीटिंग थी बघेल प्रकरण को लेकर। बघेल प्रकरण को लेकर आज उन्होंने एक पत्र आज दिया था, मीटिंग और थी, आज ही के दिन लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के बाद बुलाया है उनको। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के बाद बुलाया। हमारे यहाँ अक्सर हॉस्पिटल में जब मरीज जाता है, बोले साहब जल्दी देख लो मर जाएगा, तो बोला चिंता मत करो, डेथ सर्टिफिकेट हम ही देंगे, मरने दो इसको। ये जी संवेदनशीलता है हमारे चुनाव आयोग की। इतने बड़े प्रकरण पे आप मिल तो लेते, आप मिलना भी नहीं चाहते। मिलोगे भी आज 7 तारीख के चुनाव की डेट निकलने के बाद, पोलिंग के बाद, ये वोटिंग के बाद। आपकी, हाँ, ये आपकी संवेदनशीलता है भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप के पीछे। और विश्व का सबसे बड़ा चुनाव आयोग कहलाता है, और हमने ये किया और घर में किया, और अब इतनी कंप्लेंट होगी तो यहाँ आएगा, 5 मिनट के अंदर ऑफिसर पहुंचेंगे। ये सारा कागजों पे है। यदि आपके पास कंप्लेंट आई है, आपने खुद टाइम दिया है आज का, तो 4 लोगों से मिलने में इतना क्या इलेक्शन कमीशन को टाइम था। इस देश की एक सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, पुरानी राजनीतिक दल है, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। यदि वो आज मिलना चाहता है तो समय देने के बाद आप उनको 8 तारीख का समय दे रहे हैं, चुनाव के जी एक दिन बाद। क्यों? इलेक्शन कमीशन के पास इसका जवाब नहीं जी होगा। टाइगर बहुत बहुत 2-3 बातें आज आपने बहुत बड़ी कह दी। एक तो आपने जो सबसे पहले मेरे दिमाग में घूम रही है, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। आपने कहा कि आप चंबल में डकैतों के इंटरव्यूज करते थे, उनको जानते थे। आज आपको वो डकैत जो 35 साल पहले जो चंबल के डकैत थे, वो आज आपको नेता से बेहतर दिख रहे हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट कैसे करूं आपके स्टेटमेंट पे। मैंने या तो कहा कि राजनीति बहुत नीचे चली गई। ईमानदारी और नैतिकता जी में बड़ी बात जो कही। 2 शब्दों दूसरी की वहां बात पूजा होती है, वो शब्द ही यहाँ नहीं है। शब्द नहीं है। दूसरी चीज जो आपने यहाँ टाइगर कही, आपने कहा कि जो ये सीडी वॉर हो रही है, जो सीडी लीक करी जा रही है, भ्रष्टाचार की सीडी, भ्रष्टाचार के जो वीडियो आ रहे हैं, किसी की पर्सनल लाइफ की वीडियो आ रहे हैं, कोई रिश्वत ले रहा है उसके वीडियो आ रहे हैं। आपने कहा इसका गढ़ तो एक जमाने में भोपाल और गुजरात था। ये आपने एक बड़ी बात कही। और तीसरी बात जो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है, इलेक्शन कमीशन ईडी क्या ये क्यों खामोश है, और आपने कई उसमें बातें कही। मुझे लगता है कि कम से कम हम इलेक्शन कमीशन से, जो एक स्टैच्यूरी संवैधानिक संस्था है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है, हम उम्मीद करते हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन के लोग जो अधिकारी हैं, इस देश के नागरिक हैं, इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था को इतनी नीचे ना ले जाए। और हो सकता है कहीं ना कहीं जमीर जागता है टाइगर, और उम्मीद की जानी चाहिए। अगर जितना भी अंधेरा हो, रोशनी की उम्मीद होनी चाहिए। बहरहाल आपके आने का, हिम्मत से बोलने का, और जिस तरह से बेधड़क आप बोलते हैं आज के दौर में, वाकई मुझे लगता है कि ये याद दिलाता है कहीं ना कहीं कि आज भी पत्रकारिता अरुण शौरी की हो या प्रभास जोशी की हो, वो पत्रकारिता आज देश में जिंदा है, जिसकी लौ को आपने कहीं ना कहीं जलाए रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का, दोस्तों के साथ अपने दिल की बातें साझा करने का। थैंक यू सो मच सर।